के लिए काफी उथल पुथल भरा रहा। जहां एक और 2023 की तरह रूस यूक्रेन युद्ध इस साल भी दुनिया के फलक पर छाया रहा, तो वहीं गजा में हमास आतंकियों के खिलाफ इजराइल के सैन्य अभियान ने भी पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं साल के अंतिम महीने में सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के क्रूर शासन का अंत हो गया। 2024 अमेरिका के लिए भी खास रहा। साल के अंत में यहाँ हुए राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। एशिया में भी बड़ी घटना हुई, जहां बांग्लादेश में विशाल छात्र आंदोलन देखा गया और वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। आइए एक नजर डालते हैं साल 2024 की कुछ बड़ी घटनाओं पर। सबसे पहले बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। साल 2024 में 24 फरवरी के दिन रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे हो गए। 2 साल बीतने के बाद भी इस युद्ध की विभीषिका में कोई कमी नहीं आई। एक तरफ रूस लगातार यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करता चला गया, तो वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों के सहयोग से यूक्रेन भी रूस को कड़ी टक्कर देता दिखाई दिया। इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसके बाद अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए। फरवरी में खबर आई कि रूस की जेल में बंद पुतिन की सत्ता को चुनौती देने वाले उनके सबसे बड़े आलोचक एलेक्सी नवेल्नी की मौत हो गई है। इस खबर के बाद व्हाइट हाउस की ओर से अमेरिका द्वारा पुतिन के सबसे कट्टर विपक्षी नेता एलेक्सी नवेल्नी की मौत के लिए रूस पर 500 से अधिक नए प्रतिबंधों की घोषणा की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन के बहादुर लोग अपनी स्वतंत्रता और भविष्य की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प के साथ लड़ते रहे हैं। नाटो पहले से कहीं अधिक मजबूत और एकजुट है। हम यूक्रेन के समर्थन में रूस को उसकी आक्रामकता के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नवेल्नी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के मुखर विरोधी थे। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि जेल में ही उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन वो जिंदा नहीं बच सके और उनकी मौत हो गई। इसके बाद 18 मार्च को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 87.97% वोट हासिल कर रूस के चुनाव में भारी जीत हासिल की। इससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हौसला और बढ़ गया, जिसका असर रूसी सेना में भी देखा गया। युद्ध अनवरत चलता रहा, लेकिन इन सब के बीच युद्ध विराम और शांति की आवाज भी उठती रही। शांति और बातचीत की सबसे बड़ी वकालत भारत की ओर से हुई। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंचे। मौका था 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का। यहां पुतिन से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में संभव नहीं है। बम, बंदूक और गोलियों के बीच शांति वार्ता सफल नहीं होती। पीएम मोदी ने न सिर्फ रूस की यात्रा की, बल्कि उन्होंने यूक्रेन की भी यात्रा की। 24 अगस्त को पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे। कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि समाधान का रास्ता केवल बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकाला जा सकता है। हमें बिना समय बर्बाद किए इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को इस संकट से बाहर निकलने के लिए एक साथ बैठना चाहिए। भारत के अलावा इस युद्ध को रोकने या शांति की कोशिश और वकालत कम ही हुई, क्योंकि दुनिया के बड़े और ताकतवर देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहीं न कहीं युद्ध में शामिल किसी एक पक्ष में शामिल हैं। युद्ध में एक नया मोड़ तब आया जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए। चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। अपने शासन के अंतिम दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को एंटी पर्सनल माइन उपलब्ध कराई और यूक्रेन को पश्चिमी देशों द्वारा दी गई लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के अंदर तक मार करने की अनुमति दे दी। यूक्रेन ने इन हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया और रूस के अंदर तक मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए। बदले में रूस ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किए और कहा कि अब रूस किसी गैर परमाणु शक्ति वाले देश पर भी परमाणु हथियार चला सकता है, यदि उस देश की मदद परमाणु शक्तियां कर रही हों। रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया और ऐसे और हमलों की धमकी दी। इसके बाद से रूस यूक्रेन युद्ध जस का तस बना हुआ है। हालांकि जनवरी 2025 में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि शांति की कोशिशें शुरू होंगी, क्योंकि ट्रंप शांति के हिमायती हैं और बाइडेन प्रशासन की तरह यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद देने के खिलाफ भी हैं। ऐसे में देखना होगा कि 2025 में ये युद्ध क्या करवट लेता है।
इसके अलावा आइए बात करते हैं साल की उस दूसरी घटना की जो 2023 के अंतिम महीनों में शुरू हुई, लेकिन 2024 में भी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छाई रही। हम बात कर रहे हैं इजराइल हमास संघर्ष की, जो पूरे साल दुनिया की चिंता का कारण बना रहा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए और 250 से अधिक बंधक बना लिए गए। इसके बाद इजराइल के बदले की कार्रवाई शुरू हुई, जो पूरे 2024 के दौरान जारी रही। इजराइल ने पूरी गाजा पट्टी में हमास के कार्यकर्ताओं और आतंकियों को खोज कर मारना शुरू कर दिया। इजराइल ने न सिर्फ गाजा में हवाई हमले किए, बल्कि गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक के इलाकों में भी जमीनी सैन्य अभियान चलाया। इन सब के बीच इजराइल ने हमास के नेतृत्व को खत्म करना शुरू कर दिया। जुलाई 2024 में ईरान की राजधानी तेहरान की यात्रा के दौरान एक विस्फोट में हमास के मुखिया इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। उसकी जगह याह्या सिनवार को हमास का नेता नियुक्त किया गया। सिनवार को अक्टूबर 2024 में गाजा में इजरायली रक्षा बल के सैनिकों ने मार गिराया। वो 7 अक्टूबर के हमलों का साजिश करता था और इजराइल के लिए सर्वाधिक वांछित था। युद्ध शुरू होने के बाद से हमास के कई अन्य शीर्ष कमांडरों को इजराइल द्वारा मार गिराया गया। समूह का बुनियादी ढांचा और गाजा पट्टी में खुले तौर पर काम करने की क्षमता लगभग नष्ट हो गई है। 2024 का अंत आते इजराइल ने हमास को काफी नुकसान पहुंचाया। इस संघर्ष के कारण हजारों फिलिस्तीनियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गाजा में 41,600 से अधिक लोग, जिनमें से नागरिक, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, लड़ाई में मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 2.3 मिलियन की अधिकांश आबादी को अपने घरों से निकलने पर मजबूर होना पड़ा है तथा खाद्य सुरक्षा विनाशकारी स्तर पर पहुंच गई है। ये संघर्ष अभी भी जारी है। युद्ध विराम की कोशिशें चल रही हैं, जो अब तक पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई हैं। इजराइल को न सिर्फ हमास से चुनौती मिल रही थी, बल्कि हमास के समर्थन में लेबनान से हिजबुल्ला और यमन से हूती विद्रोही भी इजराइल पर हमले कर रहे थे। इजराइल 2023 के अंतिम महीनों से ही लगातार इनका जवाब भी दे रहा था। हमास, हिजबुल्ला और दूसरे संगठनों को ईरान का समर्थन भी हासिल था। परिणाम स्वरूप इजराइल ने हिजबुल्ला के खिलाफ भी पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया। 17 सितंबर 2024 को लेबनान में हिजबुल्ला के कार्यकर्ताओं के हजारों पेजरों में विस्फोट हुआ, जिसमें 3 नागरिकों सहित कम से कम 11 लोग मारे गए और लगभग 2,750 घायल हुए। इसके पीछे इजराइल का हाथ था। हालांकि इजराइल ने इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। सितंबर के दूसरे सप्ताह में इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। दक्षिणी लेबनान के सीमावर्ती इलाकों में इजरायली सेना ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। कई दिनों तक चले इस संघर्ष में हिजबुल्ला को भारी नुकसान हुआ। 27 सितंबर को हिजबुल्ला का नेता हसन नसरुल्ला बैरूत में आवासीय भवन पर इजरायली हवाई हमले में मारा गया। वहीं दक्षिणी उपनगर दाहिया पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले में हिजबुल्ला के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कारकी और अन्य हिजबुल्ला कमांडर भी ढेर हो गए। ये संघर्ष 26 नवंबर तक चलता रहा और फिर अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम लागू हुआ, जो अभी भी जारी है। हालांकि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ईरान और इजराइल के बीच भी इस दौरान तनाव देखा गया। हमास, हूती और हिजबुल्ला को ईरान से मदद मिलती थी। 1 अप्रैल को इजराइल ने दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर बमबारी की, तो ईरान ने हमास और हिजबुल्ला नेताओं की हत्या का बदला लेने के लिए 1 अक्टूबर को इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। इसके जवाब में 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए। इन हमलों में किसी पक्ष को बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दोनों पक्षों में तनातनी अभी भी बनी हुई है और ईरान ने उस पर हुए हमले का बदला लेने की बात कही है। इस साल की एक बड़ी घटना अमेरिका में चुनाव भी रहे। अमेरिका में 2024 के अधिकतम महीनों में चले चुनाव प्रचार के बाद 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ। अमेरिका में अगले 4 साल किसका शासन चलेगा, यानी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति कौन होगा, ये तय हो गया। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीत लिया। वो 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ये चुनाव कई मामलों में अहम रहा। कई कानूनी मामलों को झेल रहे ट्रंप ने जहां डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मात दी, तो वहीं इन चुनाव के लिए हो रहे प्रचार के दौरान ट्रंप पर जानलेवा हमला भी हुआ। अमेरिका में रह रहे अवैध अप्रवासियों, दूसरे देशों से आयात पर ज्यादा कर वसूलने
और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बाइडेन प्रशासन से अलग विचार रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद दुनिया में चल रहे घटनाक्रमों पर 2025 में बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, देखिए मिड डे प्राइम। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा, अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू हो गया। 1 जुलाई से चल रहे छात्र आंदोलन के बाद 21 जुलाई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लगभग समाप्त कर दिया था, लेकिन इस फैसले के बावजूद बांग्लादेश के छात्रों और लोगों का आक्रोश शांत नहीं हुआ। शेख हसीना के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से शुरू हुआ आंदोलन देश के कोने कोने में पहुंच गया और विपक्षी दल भी सड़कों पर उतर आए। छात्र संगठनों ने 4 अगस्त से पूर्ण असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। सरकार ने इन प्रदर्शनों का सख्ती से दमन करने का प्रयास किया। गोलियां चलीं, सेना सड़कों पर उतरी, लेकिन लोग नहीं थमे। 4 अगस्त को हुई हिंसा में कम से कम 94 लोग मारे गए। छात्र आंदोलन की शुरुआत से मौतों का आंकड़ा 300 को पार कर गया। हिंसा सिर्फ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच ही नहीं हुई, बल्कि सत्ताधारी अवामी लीग के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हो गए। देश के कोने कोने में लोग आमने सामने आ गए। बेहद तनावपूर्ण हालात और व्यापक हिंसा के बावजूद ढाका की तरफ मार्च के ऐलान से न प्रदर्शनकारी पीछे हटे और न ही छात्र संगठन, लेकिन सख्त कर्फ्यू और बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के बाद भी लोग नहीं थमे और शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा। साथ ही उन्हें देश छोड़कर भी जाना पड़ा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ ये छात्र आंदोलन देशव्यापी प्रदर्शन में तब्दील होकर शेख हसीना की सरकार के पतन तक पहुंच गया। 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया और वो भारत पहुंची। इसके बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। देश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा शुरू हो गई। बांग्लादेश में एक बार फिर जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन सरकार चलाने में शामिल हो गए। अंतरिम सरकार ने बांग्ला अस्मिता पर हमला कर दिया। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की पहचान को मिटाना शुरू कर दिया और तब से बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन द्वारा लिए जा रहे निर्णय चिंता का विषय बने हुए हैं। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर भारत भी बांग्लादेश प्रशासन के सामने अपनी चिंता जता चुका है। साल 2024 की एक बड़ी घटना सीरिया में बशर अल असद के शासन का अंत है। सीरिया में दिसंबर महीने से पहले अलग अलग इलाकों में अलग अलग विद्रोहियों का कब्जा था। ये विद्रोही 2011 से असद शासन के खिलाफ जनता में उठ रही विद्रोह की आग के बाद पैदा हुए थे। बाद में इन विद्रोहियों ने बाहरी ताकतों की मदद से अपने अपने सशस्त्र समूह बना लिए और विभिन्न इलाकों में इनका कब्जा हो गया। राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना रूस और ईरान की मदद से लगातार इन विद्रोहियों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी और देश के करीब 70% इलाके में सीरियाई सेना का कब्जा था।
लेकिन इजराइल से संघर्ष में ईरान समर्थित हिजबुल्ला और ईरान का कमजोर होना और रूस यूक्रेन युद्ध में उलझे रहना इन विद्रोहियों के लिए एक मौका बन गया। नवंबर के अंतिम दिनों में इदलिब में शासन कर रहे विद्रोही समूह हयात तहरीर अश-शाम ने असद की सेनाओं पर हमले शुरू कर दिए और एक के बाद एक कई शहर कब्जे में करते हुए 8 दिसंबर को राजधानी दमिश्क पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इसके बाद असद मॉस्को भाग गए। सीरिया बशर अल असद के शासन से आजाद हो गया। सीरिया में इदलिब में चल रही सरकार के मुखिया मोहम्मद बशीर के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। सीरिया को असद के क्रूर शासन से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन सीरिया में विभिन्न विद्रोही संगठनों की मौजूदगी के कारण इस देश की अस्थिरता पर अभी भी संशय बना हुआ है। साल 2024 पाकिस्तान के लिए भी महत्वपूर्ण रहा। यहाँ इमरान खान की पार्टी पीटीआई और इमरान खान को लगातार कानूनी और सियासी विरोध झेलना पड़ रहा था। पाकिस्तान में हुए आम चुनाव के बाद 11 फरवरी को 67 घंटों के बाद सभी सीटों के नतीजे घोषित किए गए। इसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। हालांकि इमरान समर्थक निर्दलीय उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा 93 सीटें जीती। नवाज शरीफ की PMLN और बिलावल भुट्टो की PPP ने बहुमत हासिल करने के लिए गठबंधन किया। इस गठबंधन ने नवाज के छोटे भाई और पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को PM पद का उम्मीदवार घोषित किया। इस तरह शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। इमरान खान लगातार जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ लगातार कानूनी कार्रवाई चल रही है। इमरान की पार्टी उनकी रिहाई के लिए पाकिस्तान की सड़कों पर संघर्ष कर रही है। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम DD न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल। देखिए मिड डे प्राइम। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ DD न्यूज पर। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की 19 मई 2024 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। राष्ट्रपति रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री भी सवार थे। उनकी भी हादसे में मौत हुई। राष्ट्रपति रईसी अजरबैजान में किसकलासी और खुदाफरिन बांध का उद्घाटन करने गए थे। इस उद्घाटन के बाद रईसी तबरेज शहर की ओर जा रहे थे। तबरेज ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत की राजधानी है। इसी दौरान रास्ते में हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया। इसके बाद एक लंबी प्रक्रिया के बाद 6 जुलाई को सुधारवादी और उदारवादी नेता मसूद पेजेश्कियान को ईरान का नया राष्ट्रपति चुना गया। ईरान के आंतरिक मंत्रालय ने उन्हें 6 जुलाई 2024 को प्रतिद्वंदी सईद जलीली के खिलाफ राष्ट्रपति पद के लिए विजेता घोषित किया। 22 सितंबर को श्रीलंका में अनुरा कुमारा दिसानायके ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। दिसानायके का श्रीलंका में पिछली सरकारों के खिलाफ हुए विद्रोहों में बड़ा योगदान रहा है। 55 साल के दिसानायके नेशनल पीपुल्स पावर NPP गठबंधन के प्रमुख हैं। विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा दूसरे स्थान पर रहे, जबकि निवर्तमान राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे तीसरे स्थान पर। साल 2022 में श्रीलंका को बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिसके बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और गोटाबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति पद से हटना पड़ा और उसके बाद देश में पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ।
4 जुलाई को ब्रिटेन में हुए चुनाव में लेबर पार्टी विजयी रही और कियर स्टारमर प्रधानमंत्री बने। ब्रिटेन में 14 सालों बाद लेबर पार्टी सत्ता में लौटी है। लेबर पार्टी ने इन चुनावों में ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को हरा दिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने 3 दिसंबर की रात को देश में अचानक मार्शल लॉ लगा दिया। इसके कुछ ही घंटों बाद देश की संसद ने मार्शल लॉ को खारिज कर दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति को मार्शल लॉ का आदेश वापस लेना पड़ा। लेकिन राष्ट्रपति के खिलाफ जनता और विपक्ष आक्रोशित हो गया। राष्ट्रपति के प्रशासन के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया गया। एक बार महाभियोग प्रस्ताव खारिज होने के बाद फिर महाभियोग लाया गया। राष्ट्रपति की पार्टी के सदस्यों के भी विरोध में होने के कारण महाभियोग पास हो गया और देश में राष्ट्रपति पद की शक्तियां प्रधानमंत्री को दे दी गयीं। अब राष्ट्रपति का मामला संवैधानिक अदालत में चला गया है, जहां से मंजूरी मिलने के बाद उन्हें पद से हटाने के पश्चात अगले राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। इस तरह साल 2024 काफी महत्वपूर्ण रहा, लेकिन जहां तक यूरोप और पश्चिम एशिया में हो रहे संघर्षों की बात है तो देखना काफी महत्वपूर्ण है कि 2025 में इन इलाकों में शांति स्थापित हो सकेगी या नहीं। वहीं राजनीतिक घटनाक्रमों की ओर ध्यान दें तो अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि ट्रंप का राष्ट्रपति पद पर एक बार फिर काबिज होना अमेरिका और अमेरिका के बाहर किस तरह असर डालेगा।